बच्चों वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? शायद ठीक ही होंगे। देखो भाई एक चीज और, आज की क्लास की मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा, आज की क्लास की भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और रिकॉर्डिंग आप लोग अभी देख ही रहे हैं। एंड इससे पिछले जो हमारी थर्सडे की रिकॉर्डिंग थी और आज की रिकॉर्डिंग मैंने 2-3 रिकॉर्डिंग कर ली है। आप संडे तक लगातार रिकॉर्डिंग देखते रहना एंड ट्यूसडे वाली क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। भाई चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा है। केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी बड़ा चैप्टर है। कॉम्पिटिशन में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट एक होमवर्क दिया था, जो भी हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने एक होमवर्क दिया था। वो होमवर्क आपको याद दिला रहा हूं। मैंने आईडी 2014 आईडी जेई 2014 में जो पेपर में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो क्वेश्चन सुनो, क्या क्वेश्चन था। मैंने जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमारे पास दो कंडीशन थी, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। आपको कहा गया कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने फिल कर रखा है पोटेशियम क्लोराइड, और हमारे पास एक और कंटेनर है, दूसरा कंटेनर, और उसके अंदर भी हमने फिल कर रखा है पोटेशियम क्लोराइड। भाई इसमें भी पोटेशियम क्लोराइड है और इसमें भी पोटेशियम क्लोराइड है, दोनों के अंदर हमने पोटेशियम क्लोराइड फिल कर रखा है। आपको बोला गया कि ये वाला जो कंटेनर है, इस कंटेनर की कंसंट्रेशन है 0.01 और यहां पे हमारे पास जो पोटेशियम क्लोराइड है उसकी कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.02 मोलर। भाई दोनों की कंसंट्रेशन आपको दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन भी और इसकी कंसंट्रेशन भी। लेकिन ये वाला जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका रेसिस्टेंस है 100 और यहां पे जो पोटेशियम क्लोराइड है इसका रेसिस्टेंस है 500 ओम। और आपको दिया है कि भैया ये वाला जो पोटेशियम क्लोराइड है इसकी कंडक्टिविटी 1.29 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। ये सारी जानकारी हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब आपसे पूछा गया कि भाई अगर इस कंटेनर की कंडक्टिविटी इतनी है, इस कंटेनर की रेसिस्टेंस मोलैरिटी इतनी है, तो बताओ कि ये वाला जो पोटेशियम क्लोराइड होगा इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी और इसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी। कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी दो चीजें हमें कैलकुलेट करनी है फॉर दिस कंटेनर, राइट। क्वेश्चन में एक छोटी सी लाइन और लिखी हुई है। क्वेश्चन में लिखा है कि ये दोनों कंटेनर सेम टाइप के हैं। जैसे ही उसने क्वेश्चन में ये लाइन लिख दी, ये शब्द लिख दिया, वहीं से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई कंटेनर सेम टाइप के हैं, मतलब जो लेंथ और एरिया इसका है वही लेंथ और एरिया इसका होगा। मतलब इस वाले कंटेनर की लेंथ और एरिया एंड इस कंटेनर की लेंथ और एरिया दोनों आपके बराबर बराबर होंगे। ये चीज क्वेश्चन में आपको दे रखी है, ठीक है जी। अब मैं अगर आपसे कहूं कि जब कंटेनर की लेंथ और एरिया सेम है तो इसका मतलब है कि इन दोनों कंटेनर का जो सेल कांस्टेंट है वो सेम होगा। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता है सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अगर मैं यहां पे लिखता हूं R1 तो यहां पे आएगा K1 और यहां पे लिखा R2 तो यहां पे आएगा K2। भाई यहां से सॉल्व करने के बाद सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी K1 इंटू R1। ये आपके पास सेल कांस्टेंट आ गया, और जो सेल कांस्टेंट इस कंटेनर का होगा वही सेल कांस्टेंट इस कंटेनर का होगा। दोनों कंटेनर का सेल कांस्टेंट तो बराबर बराबर है। तो मैंने इस वाले कंटेनर में लिखा कंडक्टिविटी इक्वल टू सेल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। अब मैं यहां पे अगर R2 लिखूंगा तो यहां पे मैं K2 लिखूंगा। अब यहां से कापा 2 की वैल्यू क्या आएगी, ये जो सेल कांस्टेंट है इसकी यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि दोनों कंटेनर का सेल कांस्टेंट सेम है। इसका सेल कांस्टेंट और इसका सेल कांस्टेंट सेम है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू पुट की K1 इंटू R1 डिवाइडेड बाय R2। यहां से सॉल्व करके हमारे पास कापा 2 की वैल्यू आ गई, K2 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद अगर मैं लिखूं लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला होगा कापा
इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। भाई आपको जिसकी मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है उसी की मोलैरिटी लीजिए और उसी की कंडक्टिविटी लीजिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा M2 और यहां पे लिखूंगा K2, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कापा 2 की वैल्यू यहां से सॉल्व करके आ गई, मोलैरिटी M2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। और एक और बात, इसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहां पे जो कापा आएगा उसकी यूनिट आएगी साइमन सेंटीमीटर। भाई यूनिट का जरूर ध्यान देना, ठीक है। फटाफट लिखो, मैं एक बार जस्ट चेक कर लूं कि क्या वीडियो की रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है या नहीं हो रही है। करो भाई, कॉपी कर लीजिए इस चीज को, ठीक है भाई। शानदार रिकॉर्डिंग हो रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है एकदम। अब चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। कॉपी तो आप लोग इसको कर ही लोगे। कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, बार बार इस चैप्टर में हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं कि कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसी के बारे में बार बार हम पढ़ रहे हैं। चलो चैप्टर का एक थ्योरेटिकल नया टॉपिक शुरू करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखो, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल लैम्डा एन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो सीबीएसई बोर्ड में 3 नंबर की आती है। और ये क्वेश्चन 2005 में भी आया था, 2010 में भी आया था, शायद 2012 या 13 के पेपर में भी था। 3 नंबर में इसकी एक्सप्लेनेशन आती है और हमें साथ में ग्राफ भी बनाना होता है। तो ध्यान से एक एक शब्दों का मतलब सुनना। क्या करना है भाई, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, बाहर से हमें पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करने के बाद लैम्डा एम पर क्या फर्क पड़ेगा, पानी ऐड करने के बाद लैम्डा एम पर क्या फर्क पड़ेगा, यह बात हमें चेक करनी है। चलो जी, हम 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उन्हें कहा जाता है जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% होती है, जिनका अल्फा 100% होता है। जैसे मैं सोडियम क्लोराइड देता हूं, नमक, और मैंने नमक के 10 मोल लिए। जब मैं इस नमक को पानी में ऐड करता हूं तो शुरुआत में पानी के अंदर सोडियम कितना था, 0, और क्लोरीन कितना था, 0। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो NaCl का सारा पार्ट सोडियम और क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। जब NaCl डिसोशिएट होगा तो NaCl का अमाउंट बचेगा 0, सोडियम का अमाउंट हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 10, और क्लोरीन का भी कितना हो जाएगा, 10। मतलब सोडियम के बचे 0 मोल एंड सोडियम क्लोराइड के बचे 0, Na+ के 10 मोल एंड क्लोरीन के 10 मोल। ये आपका अल्फा इक्वल टू 100% है। अगर आपको कहा जाता कि अल्फा की वैल्यू 80% है तो इसका मतलब यहां पे 20% NaCl बच जाता और 80% सोडियम का बनता, 80% क्लोरीन का बनता। तो फिलहाल अल्फा का मतलब क्या होता है मैं अगली वाली वीडियो में आपको अल्फा का मतलब बहुत अच्छे से जरूर समझाऊंगा। यहां पे मैं फिलहाल इतने बता रहा हूं कि अगर अल्फा 100% है तो ये सारा का सारा आपका डिसोशिएट हो गया। चलो जी, अब इससे क्या फर्क पड़ता है जरा इसका मीनिंग समझिए। भाई ध्यान से एक एक बात को सुनते जाना। ये मैंने एक कंटेनर लिया, एक और कंटेनर एंड एक और कंटेनर, ये मैंने 3 अलग अलग कंटेनर लिए एंड इन तीनों कंटेनर में मैंने पानी फिल कर लिया। लेकिन तीनों कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है, तीनों का जो वॉल्यूम है वो डिफरेंट है, वॉल्यूम तीनों में चेंज हो रहा है। इसका वॉल्यूम कम, इसका वॉल्यूम ज्यादा और इसका वॉल्यूम और भी ज्यादा। यहां पे वॉल्यूम आपका सबसे ज्यादा है। मान लो कि इस कंटेनर में हमने पानी लिया 1 लीटर
फिर 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, ऐसे करते करते वॉल्यूम बढ़ाते जा रही हैं। यहां पे वॉल्यूम कर दिया 10 लीटर, फिर 20 लीटर, 30 लीटर, 40 लीटर। आगे जाके एक ऐसी कंडीशन हो जाएगी जिसे हम कहेंगे कि सॉल्यूशन हमारा बहुत ज्यादा डाइल्यूट हो गया। क्योंकि भाई पानी ऐड करने का मतलब क्या होता है? पानी ऐड करने का मतलब होता है कि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। पानी ऐड करने का मतलब सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं। तो मैंने इन सभी कंटेनर में बाहर से 10 मोल NaCl डिसॉल्व किया। वी आर एडिंग 10 मोल ऑफ NaCl इन द ईच कंटेनर। जैसे ही आप इन सब में 10 मोल सोडियम क्लोराइड ऐड करते हो तो सोडियम क्लोराइड के टूटने से आएगा Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+ एंड Cl-। भाई इसमें Na+ के भी 10 मोल, क्लोरीन के भी 10 मोल, Na+ के 10 मोल, क्लोरीन के 10 मोल, Na+ के 10 मोल, क्लोरीन के 10 मोल। भाई सभी केस में सॉल्यूट की क्वांटिटी बराबर बराबर है, लेकिन वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है। आप एक फार्मूला पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अगर कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है और नंबर ऑफ मोल की वैल्यू कांस्टेंट है तो वॉल्यूम के इंक्रीज करने से कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए सॉल्यूशन लगातार डाइल्यूट होता जा रहा है और डाइल्यूट होने से जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है, कंसंट्रेशन लगातार कम होती जा रही है। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी कि हम कंटेनर में पानी डाल रहे हैं, पानी डालने से सॉल्यूशन लगातार डाइल्यूट होता जा रहा है और कंसंट्रेशन इसकी कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, आगे सुनिए। यहां पर सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे के ज्यादा पास पास है और यहां पर सोडियम और क्लोरीन के बीच में थोड़ा गैप होगा और यहां सोडियम क्लोरीन के बीच में गैप थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पे सोडियम क्लोरीन में गैप थोड़ा ज्यादा है, यहां पे गैप कम है और यहां पे गैप और कम है। या सोडियम क्लोरीन पास पास है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम है तो पास में होंगे, वॉल्यूम बढ़ गया थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, वॉल्यूम मैक्सिमम है तो डिस्टेंस मैक्सिमम है। यहां पर सोडियम क्लोरीन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है और यहां सोडियम क्लोरीन के बीच में फोर्स कम लग रहा है। यहां पे सोडियम क्लोरीन के बीच में फोर्स और भी कम लग रहा है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन कैटायन एंड एनायन, भाई कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स लगातार कम होता जा रहा है और यहां पर सोडियम क्लोरीन के बीच में जो फोर्स है वो सबसे कम लगेगा, सबसे मिनिमम फोर्स लगेगा इस केस में। अब इस फोर्स से हमें क्या फर्क पड़ता है कि अगर फोर्स कम होता जा रहा है तो इससे क्या फायदा होगा, उसका मीनिंग समझना। भाई मैंने इसके अक्रॉस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किया। ये मैंने एक बैटरी की पॉजिटिव प्लेट लगाई और एक नेगेटिव प्लेट, ये मैंने एक ऐसे बैटरी सेटअप की। ये बैटरी की पॉजिटिव प्लेट और ये बैटरी की नेगेटिव प्लेट। ठीक है जी, जैसे ही आप बैटरी लगा देते हैं, जैसे ही आप सेल लगा देते हैं तो अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स पॉजिटिव वाला पार्ट नेगेटिव वाली प्लेट की तरफ जाएगा और नेगेटिव वाला पार्ट पॉजिटिव वाली प्लेट की तरफ जाएगा, है ना जी। नेगेटिव वाला पॉजिटिव पे जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव पे जाएगा। तो ये नेगेटिव वाली क्लोरीन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है और ये पॉजिटिव वाला सोडियम नेगेटिव वाली क्लोरीन की तरफ नेगेटिव वाली प्लेट पे जाएगा। मतलब कैटायन को और एनायन को अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। दे हैव टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो आसानी से करेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करना मुश्किल है,
वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। अगर इन दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है तो ये फ्रीली फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। अगर ये दोनों पीछे की तरफ अट्रैक्ट होते रहेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में तो इजीली फ्लो कर ही नहीं पाएंगे। अब देखो इसके अंदर इनके फ्लो करने की थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि इनके बीच में फोर्स कम लग रहा है, और इसके फ्लो करने की जो स्पीड है वो और ज्यादा हो जाएगी क्योंकि इनके बीच में फोर्स और भी कम लग रहा है। तो जब हम इस तरफ जा रहे हैं फोर्स कम होता जा रहा है, एंड फोर्स कम होने के कारण सोडियम का लेफ्ट में, क्लोरीन का राइट में, इनके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने के चांस बढ़ते जाएंगे। तो हम लिखेंगे फ्री फ्लो ऑफ द आयन, फ्री फ्लो ऑफ द आयन विल इंक्रीज। यानी जब आपने डाइल्यूट किया तो डाइल्यूट करने से कैटायन के फ्लो करने की स्पीड और एनायन के फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाती है। और अगर कैटायन और एनायन के फ्लो करने की स्पीड बढ़ गई, यानी चार्ज ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, और चार्ज अगर ज्यादा स्पीड से मूव करेगा तो करंट की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि चार्ज फास्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं तो करंट आपकी इंक्रीज करेगी, और करंट का मतलब है लैम्डा एम, यानी मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि दुनिया का कोई भी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लीजिए, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जैसे ही आप उसमें पानी डालते हैं तो पानी डालने से कैटायन और एनायन के बीच में फोर्स कम लगता है। अगर कैटायन और एनायन के बीच का फोर्स कम हो गया तो इनके फ्लो करने की स्पीड बढ़ जाती है, और फ्लो करने की स्पीड को मोलर कंडक्टिविटी कहा जाता है। ये जो आखिरी वाला कंटेनर है इसमें मोलर कंडक्टिविटी को हम कहते हैं लैम्डा एम इंफिनिटी, लैम्डा एम इंफिनिटी से डिनोट करते हैं, और इसको हम ये कह सकते हैं दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसको इस वाले सिंबल से भी डिनोट किया जा सकता है, लैम्डा एम नॉट, लैम्डा एम इंफिनिटी से भी डिनोट कर सकते हैं, या लैम्डा एम नॉट से भी कर सकते हैं। और लैम्डा एम नॉट का मतलब होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो आप इसको लैम्डा एम इंफिनिटी बोलिए या लैम्डा एम नॉट बोलिए, बात एक ही है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी बोलिए, एंड दोनों में से कुछ भी आप सिंबल यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सभी कंटेनर में जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे डिनोट करेंगे लैम्डा एम से, और यहां पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसे लैम्डा एम इंफिनिटी से डिनोट करेंगे। अब आप सोचिए कि लैम्डा एम और लैम्डा एम इंफिनिटी इन दोनों में से किसकी वैल्यू बड़ी होगी? तो आप कहोगे कि लैम्डा एम और लैम्डा एम इंफिनिटी में लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू बड़ी होगी और लैम्डा एम की वैल्यू छोटी होगी। ऑलराइट, लैम्डा एम की वैल्यू छोटी होगी और लैम्डा एम इंफिनिटी की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि जब आप डाइल्यूट करते जा रही है तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और इस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो मैक्सिमम होगी। अब इससे ज्यादा आप मोलर कंडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो जो लैम्डा एम इंफिनिटी होता है दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब आप इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। मैंने जो आपको समझाया है, अगर आप पेपर में ये लिख कर आते हो तो शायद आपको सीबीएसई वाला नंबर कम दे। आप लोगों को इसे एनसीईआरटी की भाषा में लिखना होगा जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि हमारी वीडियो की रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है ना। ओके, वीडियो की रिकॉर्डिंग हमारी ठीक चल रही है। बच्चों मैं इसको थोड़ा सा आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जस्ट वेट। आप इसे कॉपी करिए।
हाँ जी बच्चों, तो आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा, राइट। अब देखो मैं इसको प्रॉपर आपको लैंग्वेज में लिखवाता हूं कि आपने 12th क्लास में सीबीएसई में इसको लिखकर कैसे आना है, इसकी प्रॉपर लैंग्वेज क्या लिखनी है। तो भाई मैं आप लोगों को लिखवाने के लिए एक एनसीईआरटी अभी भी लेकर आया हूं। एनसीईआरटी में से मैं आप लोगों को प्रॉपर वो सेंटेंस बोलूंगा जो आपको पेपर में लिखकर आना है, लेकिन इससे आगे थोड़ी सी एक दो बातें और समझा देता हूं। चलो पहले लिखवा देता हूं, फिर इसका आगे समझाऊंगा। ये सारा हम कॉपी कर चुके हैं, इसको मिटो देता हूं। अब जरा लिखना शुरू करेंगे आप लोग। सुनिए भाई, एनसीईआरटी में इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो पेज नंबर 78 और 79 पे दे रखी है, पेज नंबर 78 और 79 पे। तो अब यहां पे इतना बड़ा पैराग्राफ तो आप पेपर में लिख के आओगे नहीं, तो इसमें से कौन कौन सी लाइनें आपको लिखनी है ये मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिखना शुरू करिए। देखो भाई, लिखो बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी will change with the, both conductivity and molar conductivity will change with the concentration, will change with the concentration, that is dilution. Both conductivity and molar conductivity will change with the concentration, that is with dilution. And इसके आगे लिखो, this can be explained by the fact, this can be explained by the fact that number of ion per unit volume, number of ion per unit volume that carry the current, that carry the current in a solution, that carry the current in a solution decrease on dilution, decrease on dilution। अभी तक जो लिखा है पहले इसका मतलब बताता हूं। देखो बेटा, आपने पढ़ा था कि लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलैरिटी। अगर हम सिंपल से इस फार्मूले को देखें तो कोई भी बच्चा कह सकता है कि जब मोलैरिटी यानी कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए तो जो मोलर कंडक्टिविटी है इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, ये कोई भी कह सकता है। और कंसंट्रेशन को डिक्रीज कैसे करते हैं जी? अगर हम कंसंट्रेशन को डिक्रीज करना चाहते हैं तो आपको सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना पड़ेगा। मैं अगर कंसंट्रेशन की बात करूं तो मैंने कहा था कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। क्या यहां से यहां जाने पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं? नहीं हो रहे। मतलब यहां पे भी सॉल्यूट के 10 मोल हैं, यहां पे भी सॉल्यूट के 10 मोल हैं, यहां पे भी सॉल्यूट के 10 मोल हैं, लेकिन यार ये जो वॉल्यूम है ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ता जा रहा है तब आपसे पूछा जाए कि यहां 1 मिलीलीटर में सोडियम कैटायन इसमें ज्यादा होंगे या इसके 1 मिलीलीटर में सोडियम कैटायन ज्यादा होंगे? इसके 1 मिलीलीटर में सोडियम कैटायन और क्लोरीन कैटायन एनायन ज्यादा है, लेकिन इसके 1 मिलीलीटर में सोडियम और क्लोरीन के आयन कम होंगे, राइट। क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ता जाएगा, अगर वॉल्यूम लगातार बढ़ता जाएगा तो जो नंबर ऑफ आयंस होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो लगातार डिक्रीज होते जाते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। तो मैंने आपको सेंटेंस में लिखवाया है कि डाइल्यूट करने पे नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। जो सेंटेंस लिखा आप उसके आगे लिखिए। इसके बाद लिखना शुरू करो, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at any given concentration, conductivity of a solution at any given concentration is the conductance of 1 unit volume of the solution, 1 unit volume of the solution present in between two electrode of unit area of cross section
यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ, एट अ डिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। सुनो, आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू G मल्टीप्लाई बाय G स्टार। ये फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने। और ये जो G स्टार है, हमने इसकी जगह क्या लिखा था, L अपॉन ए। भाई अगर लेंथ की वैल्यू 1 है, एरिया की वैल्यू 1 है, तो फिर कंडक्टिविटी किसके बराबर होगी, कंडक्टिविटी कंडक्टेंस के बराबर होगी। तो मैंने सेंटेंस में लिखवाया है, कंडक्टिविटी उस कंडक्टेंस को कहते हैं जो कि ऐसे 1 यूनिट वॉल्यूम के लिए हो जिसकी लेंथ भी 1 है और एरिया भी 1 है, तो जो कंडक्टेंस होगा उसे कंडक्टिविटी कहते हैं। अब मैं कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि इसके फार्मूले में कंडक्टिविटी है, हमें इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब इसके बाद जब हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, तो डाइल्यूट करने पे आपकी जो कंडक्टिविटी है ये डिक्रीज करता है, और जो मोलर मोलैरिटी है ये भी आपकी डिक्रीज करती है। लेकिन डाइल्यूट करने पे इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब क्यों, इसके आगे लिखो जरा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन at a given concentration, molar conductivity of a solution at a given concentration is the conductance of the volume V, is the conductance of the volume V containing 1 mole electrolyte, containing 1 mole electrolyte, containing 1 mole electrolyte of area of cross section A and a distance of unit length, and a distance of unit length। इसका मतलब यह है कि इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख करके लिख सकते हैं, आपने जो अभी सेंटेंस लिखा है ना, उस सेंटेंस के नीचे ऐसे लिख देना, लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू में वी, ऐसे करके लिख देना। अब मैंने वी क्यों बोला, क्योंकि मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब मैं अगर कहूं कि हमारा n इज इक्वल टू 1 मोल है, अगर n इज इक्वल टू 1 है, तो फिर मोलारिटी की वैल्यू क्या होगी, मोलारिटी की वैल्यू होगी 1 अपॉन वी, मोलारिटी की वैल्यू 1 अपॉन वी होगी। लैम्डा m का फॉर्मूला होता है कापा डिवाइडेड बाय मोलारिटी, है ना। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल की जगह 1 है, तो मैं मोलारिटी की जगह यहां पे क्या लिखूंगा, K इंटू एन अपॉन वी, यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू वी अपॉन एन। और जब n इज इक्वल टू 1 है तो लैम्डा m किसके बराबर हो जाएगा, K इंटू वी के बराबर हो जाएगा। अब यहां से प्रूफ होता है कि जैसे ही आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब बच्चा कहेगा वॉल्यूम के इंक्रीज करने पर जो कापा होता है वो तो डिक्रीज करता है, लेकिन कापा में डिक्रीज इतना ज्यादा नहीं होता जितना कि लैम्डा एम में इंक्रीज हो जाता है। वॉल्यूम के बढ़ाने पर कापा की वैल्यू डिक्रीज करती है, लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज करती है, लेकिन वॉल्यूम के बढ़ाने पर कापा इतना डिक्रीज नहीं करेगा जितना कि लैम्डा एम इंक्रीज कर जाएगा। तो आपने जो सेंटेंस लिखा है उसके नीचे आप ये चीज लिखिए, ये वाला फॉर्मूला, एंड इसको लिखने के बाद फिर नीचे लिखो यारा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज with decrease in concentration, molar conductivity increase with decrease in concentration because total volume V of solution, total volume V of solution containing 1 mole electrolyte, total volume V of solution containing 1 mole electrolyte increase। मैंने कहा कि जैसे ही आप डाइल्यूट करते हो तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये चीज मैंने आपको लिखवाई है, ये मेन लाइन होती है। तो पेपर में अगर आप ये लाइन लिखकर आ रहे हैं और ये फॉर्मूला लिखकर आ रही हैं, तो इसको देख के टीचर समझ जाता है कि हाँ जी बच्चे ने एक मतलब स्टडी कर रखी है एनसीईआरटी की। वेल इसके आगे लिखो, इट हैज बीन फाउंड दैट डिक्रीज इन कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी मतलब कापा, ब्रैकेट में कापा लिख लेना। इट हैज बीन फाउंड दैट कंडक्टिविटी के ऑन डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी के ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी के ऑन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन is more than compensated
is more than compensated by increase in volume, is more than by compensated increase in volume, full stop। अगली लाइन से लिखो, with dilution molar conductivity continuously increase, with dilution molar conductivity continuously increase and it become maximum at infinite dilution, and it become maximum at infinite dilution, full stop। at infinite dilution molar conductivity, at infinite dilution molar conductivity is called as limiting molar conductivity। at infinite dilution molar conductivity is called as limiting molar conductivity and denoted by the symbol lambda m naught, denoted by the symbol lambda m naught। तो भैया ये तो हो गई इसकी थ्योरी, मैंने आपको एनसीईआरटी के शब्दों में इसमें लिखवाया है। अब जरा इसके ऊपर एक ग्राफ और बता दें। पेपर में क्वेश्चन आता है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की मदद से समझाना है। चलो, एक रिलेशन होता है डिबे-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन। ये जो रिलेशन होता है ये कैसे आया, इस पर न्यूमेरिकल, ये कहीं दूर दराज तक आपको कभी नहीं पढ़ना, आईडी एडवांस में भी नहीं पढ़ाया जाता। हमें बस फार्मूला लिखना होता है। इवन फार्मूले के ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल भी कभी किसी पेपर में नहीं देखा, पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते। अच्छा, ये बात तो तय हो चुकी है कि लैम्डा एम और लैम्डा एम नॉट इन्फिनिटी में लैम्डा एम नॉट या लैम्डा इन्फिनिटी ये बड़ा होता है और लैम्डा एम छोटा होता है। अगर आपने लैम्डा एम को और लैम्डा एम इन्फिनिटी को बराबर किया तो डेफिनेटली इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और मैथमेटिकली ये रिलेशन जो होता है, इस फार्मूले को, इस रिलेशन को डिबाई-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन कहते हैं। इसमें लैम्डा एम का मतलब मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C, और इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ये जो A होता है ये कांस्टेंट होता है, और ये जो C होता है इसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन। C इज कॉल्ड एज कंसंट्रेशन। जब C की वैल्यू, कंसंट्रेशन की वैल्यू तो डाइल्यूट करने के साथ साथ कम होती जाती है, और जो A आपका कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना लिया, आप किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, आप NaCl के ऊपर चेक कर रहे हो, KCl के ऊपर देख रहे हो, MgCl के ऊपर देख रहे हो, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ले रखा है उस पर डिपेंड करता है। तो वैल्यू कांस्टेंट है आपका, ये सोडियम क्लोराइड के लिए अलग है, पोटेशियम क्लोराइड के अलग है, और हर टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। मैं अगर इस फार्मूले को ऐसे लिख दूं कि लैम्डा एम इज इक्वल टू माइनस ए अंडर रूट सी प्लस लैम्डा एम नॉट। अब मान लो कि हमने सोडियम क्लोराइड का क्वेश्चन लिया, क्या सोडियम क्लोराइड के क्वेश्चन में लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू बदलेगी? नहीं भाई, लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू तो मैक्सिमम है। अगर कंसंट्रेशन को बदलोगे तो ये बदलेगा, बाकी और कुछ नहीं बदलेगा। आपने अगर कंसंट्रेशन को चेंज किया तो कंसंट्रेशन के चेंज करने पर इसकी वैल्यू बदलेगी, ए की वैल्यू नहीं बदलेगी, लैम्डा एम इन्फिनिटी नहीं बदलेगा। तो हमने एक ग्राफ प्लॉट करना है। वाई एक्सिस पर हमने लिया मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, और एक्स एक्सिस पर हमने लिया अंडर रूट सी, क्योंकि मैंने इस पूरी इक्वेशन को y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लिया। जब मैं इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो y एक्सिस पर मोलर कंडक्टिविटी और x वाले पे क्या ले रखा है? अंडर रूट सी, और ग्राफ का स्लोप कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। जब ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव आता है तो ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर स्लोप नेगेटिव आया तो ग्राफ ऐसे नीचे की तरफ जाएगा। और ये c किसके बराबर है? लैम्डा एम इन्फिनिटी के बराबर है।
तो भाई जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं मैथमेटिकली, तो इसका जो ग्राफ आता है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स वो ऐसे जाएगा विद द नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप का ग्राफ हम इस तरीके से बनाते हैं, लाइक दिस। अब ये ग्राफ क्या नीचे कहीं पे मिलेगा? नहीं, हम इसे नीचे की तरफ नहीं मिलाते, क्योंकि अगर हमने इसको नीचे ले जाके मिला दिया तो y एक्सिस 0 हो जाएगा। y एक्सिस का मतलब लैम्डा m 0 हो जाएगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी सॉल्यूशन में कैटायन और एनायन है और उसका लैम्डा m 0 हो, 0 तो होगा नहीं। इसको ऊपर क्यों नहीं मिलाते? क्योंकि अगर हमने ऊपर यहां ले जाके मिला दिया तो कंसंट्रेशन 0। क्या कंसंट्रेशन को प्रैक्टिकली 0 कर सकते हैं? प्रैक्टिकली नहीं कर सकते, पर थ्योरेटिकली तो कर सकते हैं। मान लो कि मैं इस ग्राफ को अगर पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करूं, ये मैंने डैश डैश करके बनाया है, आपको भी पेपर में डैश डैश करके बनाना है। जब कभी ग्राफ को ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं तो इसके लिए शब्द यूज करते हैं एक्सट्रापोलेटिंग। हमने ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया, जिस पॉइंट पे ये कट करेगा उस पॉइंट को बोला जाएगा लैम्डा एम इंफिनिटी, उसे लैम्डा एम इंफिनिटी बोलेंगे, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये कट करता है वो किसके बराबर होता है? सी, और सी किसके बराबर है? लैम्डा एम इंफिनिटी। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्या हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ? हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ की मदद से लैम्डा एम इंफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब उसे एक्सट्रापोलेट करेंगे तो जिस पॉइंट पर वो कट करेगा वो पॉइंट आपका लैम्डा एम इंफिनिटी के बराबर होगा। ऑलराइट, तो बच्चों ये थी कहानी इफेक्ट ऑफ द डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा, वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी बाकी है। मैं इसके ऊपर आपको क्वेश्चन लिखवा दूं। ये 2005 में भी आ चुका है क्वेश्चन, 2010 के पेपर में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड जब भी ये क्वेश्चन आता है हमेशा 3 मार्क्स का आता है, ग्राफ भी बनाने के लिए आता है। तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलर कंडक्टिविटी with suitable graph. Explain the effect of dilution on molar conductivity with suitable graph. अगला क्वेश्चन, can we find, 2 मिनट, मैंने कहा explain the effect of dilution on molar conductivity with suitable graph for strong electrolyte. क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर लिखना है, क्योंकि मैंने जो आपको पैराग्राफ लिखवाए हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिखवाना भी है, समझाना भी है। Can we find the value of lambda m infinity from the graph of lambda m and under root c of strong electrolyte? क्या आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं? आंसर है यस। आप साथ में ग्राफ भी बनाएंगे और लिखेंगे कि जब एक्सट्रापोलेट करते हैं तो जिस पॉइंट पर वो कट करता है वो पॉइंट हमारा लैम्डा एम नॉट के बराबर हो जाता है। तो भाई ये थी कहानी आज की क्लास की। आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं। तो बेटा ये वीडियो और इसके आगे वाली वीडियो, दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एंड फिर उसके आगे ट्यूसडे को इसके आगे पढ़ाना शुरू करेंगे। गुड नाइट बच्चों।